Good morning. Today's video is regarding those candidates who will be joining an autonomous organization from either a central government organization or state government department. Or in this regard, I want to discuss something called technical resignation. क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, है ना, और किन को नहीं लेना चाहिए. These will be the important topics. अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहीं पे काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट पे या सेंट्रल गवर्नमेंट में, and you have a chance of joining an autonomous organization in the near future, this video is for you. So first of all, ये एक सर्कुलर है. अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे टेक्निकल रेजिग्नेशन एंड उसका ये सर्कुलर आपको दिख जाएगा 24 नवंबर 2022 का, जिसमें कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस है. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्निकल रेजिग्नेशन होता क्या है? कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ कैंडिडेट जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्किंग है, वो बिना बताए कोई दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं और उससे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था उसको लॉस होता है, पता नहीं होता, एब्सकॉन्डिंग हो जाए, आगे जाके दिक्कतें बढ़ जाए. उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट टेक्निकल रेजिग्नेशन, वेयर इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्किंग एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट विल हैव टू इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट कि वो नेक्स्ट कौन सा जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, किस स्टेज पे वो है, और उसका सिलेक्शन हो गया तो वो अगर ज्वाइन करने वाला है तो उसको इन्फॉर्म करना है. इससे क्या होता है कि वो पहले डिपार्टमेंट वालों को भी दिक्कत नहीं होती, और कुछ बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने ऐसे ले आए हैं वो एम्प्लॉय के लिए, जिससे के लिए उसको बेनिफिट होगा अगर वो ऐसा इन्फॉर्म करके दूसरे डिपार्टमेंट में थ्रू प्रॉपर चैनल अगर इन्फॉर्म किया होगा, कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करेगा तो जाएगा. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, उसको राइटिंग में बताना होता है उस एम्प्लॉय को that he is applying for certain position, है ना. और रेजिग्नेशन में उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि वो नेक्स्ट वाला जॉब ये डिपार्टमेंट है वो ये ज्वाइन कर रहा है. ठीक है. एंड इन द मिडल जो बीच के प्रोसेस होते हैं, अगर जैसे कोई बंदे ने मेंस क्लियर किया है, इंटरव्यू देना है, किसी ने प्री क्लियर किया है, तो वो भी उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जनरली इन्फॉर्म करना पड़ता है. और जो अथॉरिटी है जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करे, दैट अथॉरिटी शुड बी सेटिस्फाइड. ठीक है, कि वो इस जॉब में काम कर रहा था एंड उसकी डिटेल्स करेक्ट है एंड द एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड थ्रू अ प्रॉपर चैनल. तो ये, और अगर उसके रेजिग्नेशन लेटर में लिखा होगा कि दैट ही वांट्स टू अप्लाई टेक्निकल रेजिग्नेशन, तो ही उसको टेक्निकल रेजिग्नेशन मिल जाएगा. इसके बेनिफिट्स होते हैं कि अगर वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जा रहा है तो उसकी जो लीव्स है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी. अगर वो किसी स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से किसी दूसरे स्टेट गवर्नमेंट में जा रहा है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी. बट अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से PSU या ऑटोनोमस में जा रहा है तो उसकी लीव्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी. बट ही विल हैव अ वेरी गुड ऑप्शन. ही कैन एनकैश ऑल हिज लीव्स व्हाइल टेकिंग टेक्निकल रेजिग्नेशन. उसके पास जितनी भी पेंडिंग लीज होगी, ही कैन एनकैश इट. दिस इज अगेन अ गुड बेनिफिट. LTC कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी. जो इनिशियल 8 years का ब्लॉक होता है, इनिशियल अपॉइंटमेंट फ्रेश रिक्रूटीज के लिए 8 years का जो होता है कि एवरी ईयर दे गेट LTC, वो भी काउंट हो जाएगा एंड इट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट डिपार्टमेंट वेर एवर ही इज ज्वाइनिंग. उसका पे प्रोटेक्शन होता है, GPF ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है. पेंशन का इट डिपेंड्स. एक्चुअली कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पेंशन के रूल्स अलग होते हैं, रेलवेज के पेंशन रूल्स अलग होते हैं, डिफेंस के पेंशन रूल्स अलग होते हैं, कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलग रूल्स होते हैं. सम ऑफ देम आर गवर्न बाय CCS पेंशन रूल्स ऑफ 1972, सम आर गवर्न बाय द पेंशन रूल्स ऑफ 1993. सो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी रूल्स अलग होते हैं, इवन इफ दे ऑल आर अंडर द ओल्ड पेंशन स्कीम. सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इशू. वो एक एक बंदे का देखना पड़ता है. बट अगर आप न्यू पेंशन स्कीम में है, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ जॉब जहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है. ठीक है. ओल्ड पेंशन में होता है तो आपका पास्ट सर्विस जो होती है वो काउंट हो जाती है फॉर काउंटिंग ऑफ द पीरियड. ठीक है. न्यू पेंशन स्कीम में तो जो बैलेंस होगा, जो पर्सनल रिटायरमेंट अकाउंट में जो होगा, वो का वही कैरी फॉरवर्ड हो जाता है न्यू डिपार्टमेंट में. आपकी सर्विस बुक ट्रांसफ़र होती है. ठीक है. मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होती है अगर पुराने उसमें है तो, है ना. अनदर द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ लियन, अगर आपकी लियन है, आपके ओल्ड डिपार्टमेंट में लियन होती है. लियन इज अ राइट कि आप
एक डिपार्टमेंट में थे और आपके वहाँ पे लियन है और आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हो, तो विद इन 2 years अगर आपको सेकंड डिपार्टमेंट अच्छा नहीं लगता, देन यू कैन रिवर्ट बैक टू योर फर्स्ट डिपार्टमेंट। वो लियन होने का ये बहुत बेनिफिट होता है। कई लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन से आए थे, उनको अगर कुछ भी डाउट हुआ या उनको ऐसा लगा कि मेरे पुराने डिपार्टमेंट में कुछ बेनिफिट्स थे, मुझे फिर से वही बेनिफिट्स चाहिए, तो कुछ लोग जा चुके हैं। एंड कई लोग हमारे डिपार्टमेंट से जो ICR से बाहर गए हैं, वो लियन लेके वापस भी आए हैं। सो लियन होने का बहुत एडवांटेज होता है। दिस इज द मेन रीजन वाई पीपल टेक टेक्निकल रेजिग्नेशन, है ना। और अगर लियन नहीं होती, अगर इफ अ पर्सन इज नॉट गेटिंग लियन, अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट में वो परमानेंट नहीं हुआ है और लियन नहीं मिली है उसको, एंड वो सेकेंड डिपार्टमेंट ज्वाइन करता है, ठीक है, देन ही कैन नॉट गो बैक टू द फर्स्ट डिपार्टमेंट। एंड अगर कोई ऐसा बंदा है कि जनरली क्या होता है कि अगर आपने फर्स्ट सर्विस में 5 साल से ज़्यादा काम कर लिया, NPS में कवर्ड है कोई बंदा, जस्ट एन एग्जांपल, मान लीजिए किसी बंदे ने एज एन एग्जामिनर या प्रिवेंटिव ऑफिसर ज्वाइन किया था 4600 ग्रेड पे में, वहाँ 8 साल काम किया। 8 साल काम करने के बाद वहाँ पे उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है या कुछ भी इश्यूज के कारण ही विशेस टू चेंज, यानी यहाँ पे उसका एज AO सिलेक्ट हो जाए ICR में, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको बेनिफिट कुछ है नहीं यहाँ पे टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके आने का। ही इज सर्टेन कि मुझे वापस नहीं जाना है पुराने डिपार्टमेंट में, तो टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके आने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ओल्ड पेंशन तो है नहीं कि आपकी पुरानी सर्विस काउंट होगी, आपका न्यू पेंशन तो वैसे भी रहेगा बैलेंस। अगर वो टेक्निकल रेजिग्नेशन की जगह नॉर्मल रेजिग्नेशन लेता है, देन ही विल बी पेड ग्रेचुइटी। द बिगेस्ट एडवांटेज ये होता है ग्रेचुइटी के लिए, मिनिमम 5 years की सर्विस चाहिए होती है, उसको ग्रेचुइटी मिल जाएगी, एंड इन द न्यू जॉब ही कैन ज्वाइन एज अ फ्रेश विदाउट टेक्निकल रेजिग्नेशन। सो उसके NPS का जो बैलेंस है वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, एंड लीव्स तो वैसे भी ट्रांसफर नहीं होगी क्योंकि ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है ना। एंड लियन के लिए सबसे, मैंने कई डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी देखे हैं कि कुछ लोगों ने जब टेक्निकल रेजिग्नेशन लिया, उन्होंने एग्जैक्टली लिखा नहीं कि अपने एप्लीकेशन में कि उनको लियन भी चाहिए, एंड उस डिपार्टमेंट ने विदाउट लियन उनको रिलीव किया। सो ऐसे चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इट्स ऑलवेज बेटर कि आप राइटिंग में लिख के दें, ठीक है। He has to request for retention of lien while submitting his technical resignation. So ये बेनिफिट आपको रहेगा। दिस इज जस्ट अ स्मॉल थिंग। छोटी छोटी इश्यूज हैं, इससे आगे जाके दिक्कत नहीं होती। आप अपने एप्लीकेशन में लिखिए कि आई वांट रिटेंशन ऑफ लियन, ठीक है, और यू कैन सी दिस सर्कुलर। इससे आपको और आइडिया लग जाएगा ज्वाइनिंग टाइम का, ज्वाइनिंग पे, ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो भी है, ज्वाइनिंग पीरियड भी मिलेगा अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन से आएंगे और न्यू सर्विस में अपनी पुरानी सर्विस काउंट कराएंगे तो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। I hope this will be helpful for all the candidates out there who are already working in some government department. God bless you all.